नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और बात करेंगे सांची स्तूप की। इसका गहरा इतिहास और बेमिसाल वास्तुकला सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी, आज भी सही सलामत खड़ी पत्थर की संरचना आखिर कौन सी है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है सांची स्तूप। ये कोई आम इमारत नहीं है। ये एक ऐसा राजसी स्मारक है जो पिछले 3000 सालों से सीना ताने खड़ा है। जरा सोचिए, 3 सहस्राब्दियों का इतिहास इस एक जगह पर सिमटा हुआ है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस सबसे पुरानी पत्थर की संरचना के बारे में जानेंगे। फिर सम्राट अशोक के दौर में इसकी शुरुआत को समझेंगे। उसके बाद इसके विनाश और फिर से हुए विशाल विस्तार पर नजर डालेंगे। फिर हम स्तूप की असली वास्तुकला को डिकोड करेंगे और आखिर में इसकी पुनर्खोज और दुनिया भर में इसकी स्थायी विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सबसे पुरानी पत्थर की संरचना जो हमारे मध्य भारत की शान है। ये शानदार स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक शांत सी पहाड़ी पर स्थित है, भोपाल से बस 46 किलोमीटर दूर। ये पूरी तरह से महात्मा बुद्ध को समर्पित है और सबसे खास बात, ये भारत की सबसे पुरानी सर्वाइविंग स्टोन स्ट्रक्चर है। मतलब 3000 सालों का निर्बाध इतिहास है ना। कमाल की बात। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में रखी गई इसकी मौर्यकालीन नींव की तरफ। अब सवाल ये है कि इसे बनवाया क्यों गया था। तो कहानी ये है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। मकसद बहुत साफ था, गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखना और उन्हें सम्मान देना। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। शुरुआत में ये आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ये बस ईंटों से बना एक साधारण सा अर्धगोलाकार ढांचा था और इसकी देखरेख खुद अशोक की पत्नी महारानी देवी और उनकी बेटी विदिशा ने की थी, क्योंकि महारानी पास के ही शहर विदिशा की रहने वाली थी। यहां एक बलुआ पत्थर का स्तंभ भी लगाया गया था जिस पर अशोक का वो मशहूर आदेश लिखा है जो धर्म के बंटवारे का सख्त विरोध करता है। अब आते हैं इसके विनाश और फिर शुंग राजवंश के दौरान हुए इसके विशाल विस्तार पर। यह दौर काफी उथल-पुथल भरा था। इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है 185 ईसा पूर्व में। जब पुष्यमित्र शुंग सत्ता में आए तो माना जाता है कि इस स्तूप को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उनके बेटे अग्निमित्र ने इसका जिम्मा उठाया और न सिर्फ इसका पुनर्निर्माण किया बल्कि इसे और भी भव्य बना दिया। और अग्निमित्र ने जो विस्तार किया वो वाकई हैरतअंगेज था। अशोक का मूल ढांचा ईंटों का था और साइज में आज का आधा था, लेकिन शुंग काल में इसे पत्थर के स्लैब से पूरी तरह ढक दिया गया। इसका व्यास 2 गुना कर दिया गया और गुंबद को ऊपर से थोड़ा चपटा रूप दिया गया। एकदम से इसका पूरा लुक ही बदल गया। इतिहास के बाद अब जरा वास्तुकला पे नजर डालते हैं। आखिर ये बना कैसे है। इस डायग्राम पर एक नजर डालिए। ये स्तूप की जटिल बनावट को समझने के लिए एकदम परफेक्ट विजुअल मैप है। इससे हमें वास्तुकला के जो भारी भरकम तकनीकी शब्द हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेस से, जिसे मेधी कहते हैं। ये एक ऊंचा गोल ड्रम जैसा हिस्सा है जो पूरी संरचना को जमीन से लगभग 4.87 मीटर ऊपर उठाता है। इसी पर ऊपरी प्रदक्षिणापथ बना है जहां पहुंचने के लिए एक शानदार दोहरी सीढ़ी बनी हुई है। अब इस ड्रम के ऊपर टिका है अंड यानी मुख्य गुंबद। इसका व्यास 32 मीटर से भी ज्यादा है। ये ठोस ईंटों से बना है लेकिन अंदर से थोड़ा खोखला रखा गया था। पता है क्यों? ताकि कीमती धातुओं से बने छोटे कलशों में बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा जा सके। और सबसे ऊपर एकदम टॉप पर है हर्मिका। ये एक चौकोर मंडप है जिसे कई बार देवताओं का गढ़ भी कहा जाता है। हर्मिका के बीचों बीच एक खंभा है जिस पर 3 छतरियां लगी हैं। ये छतरियां धर्मचक्र का प्रतीक हैं और अवशेषों को एक तरह से छत या सुरक्षा देने का काम करती हैं। इन सब के अलावा बाहर की तरफ जो सजावट है वो तो बस देखते ही बनती है। सबसे पहले आते हैं तोरण द्वार। ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जोड़े गए बेहद खूबसूरत नक्काशीदार गेट हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पर नक्काशी की गई हो।
साथ ही एक विशाल पत्थर की वेदिका यानी रेलिंग है जो पूरे स्तूप को घेरती है और परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, खंडहर से विश्व धरोहर तक का सफर। पता है, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। ये पूरा का पूरा स्मारक महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके अवशेषों को समर्पित है, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी, जी हां, कभी भी इस जगह का दौरा नहीं किया था। है ना कमाल की बात? अब इसके पुनर्जन्म की कहानी सुनिए। 14वीं शताब्दी आते आते ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई और लोग इसे भूल गए। जंगलों ने इसे ढक लिया। फिर 1818 में ब्रिटिश जनरल टेलर की इस पर नजर पड़ी और इसकी दोबारा खोज हुई। बाद में 1912 से 1928 के बीच सर जॉन मार्शल की देखरेख में इसे खजाने के लालचियों से बचाया गया और इसका शानदार जीर्णोद्धार हुआ। और फाइनली 1989 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये उस जबरदस्त संरक्षण काम का नतीजा है। ये खूबसूरती से रिस्टोर किया गया तोरण द्वार आज भी शान से खड़ा है और हमें प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों की उस अद्भुत कला और उच्च तकनीकी कुशलता की याद दिलाता है। कुल मिला के बात यह है कि सांची का स्तूप सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वास्तुकला की दुनिया के लिए एक मास्टर क्लास है। इसका डिज़ाइन, इसका संतुलन, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स आज भी इससे प्रेरणा लेते हैं। अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर ईंटों से बनी और बाद में पत्थरों से सजाई गई ये प्राचीन इमारत 3000 सालों की बारिश, तूफान और कई साम्राज्यों के पतन को झेलकर आज भी मजबूती से खड़ी है, तो आज के दौर का ऐसा कौन सा स्मारक होगा जो आज से 3000 साल बाद हमारी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचेगा? ये सवाल वाकई हमें प्राचीन कारीगरी की ताकत पर सोचने को मजबूर कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।